बहुत समय पहले की बात है। गांव के नजदीक एक जंगल में एक गुरु और चेला रहते थे। दोनों दिन रात भगवान के भजन और ध्यान में लगे रहते थे। वे दोनों पास के गांव में जाते, कुछ भिक्षा लेते और फिर भगवान के भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन साधु बाबा को कुछ कारणवश तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है। साधु बाबा अपने शिष्य के पास आते हैं और उसे, बेटा, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अकेला ही रहना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने वाला हूँ। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो सब याद रखना। और हाँ, एक खास बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना, तुम हमेशा अपना जीवन सादा बिताना। जी गुरुदेव। एक दिन सुबह हमेशा की तरह शिष्य ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। सब काम खत्म करने के बाद शिष्य ने अपनी लंगोटी धोई और सुखाने को डाल दी। अब मैं गांव में भिक्षादान के लिए जाऊंगा। शिष्य जंगल में से चलते चलते नजदीकी गांव की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो गांव में पहुंच गया और भिक्षा के लिए उसने एक घर के पास जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। साधु को देखकर वहां पर खड़े एक भले व्यक्ति ने तुरंत ही अपने घर जाकर अपने पत्नी के हाथों से उन्हें भिक्षा दे दी और उनके पैर छुए। भगवान तुम्हारा भला करे माई। भिक्षा लेने के बाद में साधु अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी कुटिया में जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चूहा उसकी लंगोटी को कुरेदकर वो टुकड़ा मुंह में लेकर वहां से भाग रहा है। अरे, ये तो मेरी लंगोटी का टुकड़ा लगता है। हाँ हाँ, वही है। हे भगवान, अब मुझे गांव जाकर दूसरी लंगोटी मांग कर लानी पड़ेगी। दूसरे दिन शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता है। तभी वो एक औरत से, माँ, मुझे एक लंगोटी चाहिए थी, क्या आप मुझे दे सकोगी? लंगोटी? हाँ माँ, कल एक चूहे ने मेरी लंगोटी को कुरेद डाला, इसलिए मुझे दूसरी चाहिए। तभी वहां पास में खड़ा एक आदमी उस साधु के पास आता है और उससे, मेरे पास एक नई लंगोटी है, मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूँ। वो आदमी घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वो साधु के लिए नई लंगोट लेकर आया। ये लो साधु महाराज। साधु लंगोट और भिक्षा लेकर जंगल में अपनी कुटिया में चला गया और भजन ध्यान करने के बाद वो सो गया। अगली सुबह जब उसने अपनी दिनचर्या समाप्त की तब मन में, आज तो मैं अपने कपड़े छप्पर के ऊपर ही सुखाने डालूंगा और फिर गांव में भिक्षा मांगने जाऊंगा। साधु छप्पर के ऊपर अपने सारे कपड़े सुखाने डाल देता है और भिक्षा मांगने गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव जाकर साधु भिक्षा ग्रहण कर फिर वापस अपने कुटिया में आता है। हे भगवान, चूहे ने इसे भी फाड़ डाला। अब तो मुझे इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए एक बिल्ली लानी ही होगी। दूसरे ही दिन साधु गांव जाकर एक बिल्ली कुटिया में लेकर आया। बिल्ली को कुटिया में रखने की वजह से उसे अब चूहों ने सताना छोड़ दिया। मुझे अगर हमेशा चूहों से बचना है तो मुझे हमेशा अपनी बिल्ली को तंदुरुस्त रखना होगा और उसे रोज दूध पिलाना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे मेरी बिल्ली के लिए एक गाय लानी ही होगी। दूसरे ही दिन साधु कुटिया में एक गाय लेकर आया। अब मेरी बिल्ली को जी भरकर दूध मिलेगा, पर अब मुझे गाय को खिलाने के लिए भूसा चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा भला? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, कुटिया के चारों ओर की जमीन पर मैं खेती करूंगा। अनाज पक जाने पर मेरी गाय को भूसा ही भूसा मिल जाएगा। योजना के अनुसार साधु ने जमीन की गुताई शुरू कर दी और उसमें फसल लगा दी। कुछ ही दिनों बाद साधु को बहुत अच्छी फसल हुई। ये देख साधु, वाह, क्या बढ़िया फसल उगी है। अब गाय को भूसा तो मिलेगा, पर मैं इस अनाज का क्या करूं? इसे रखने के लिए एक खलियान बनाना होगा। साधु ने खलियान बनाने के लिए मजदूर लाए और खलियान बनाने लगा। खलियान बनाते वक्त मजदूर साधु से पूछते हैं, महाराज, क्या इतना ऊपर ठीक है? अरे नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर लीजिए। साधु की ऐसे ही अब एक एक आवश्यकता बढ़ती गई और उसे पूरा करते करते साधु अब जमींदार बन गया था। अब उसके साथ बहुत सारी गाय, जमीन जायदाद, बड़ा घर, नौकर चाकर हो गए। वो बहुत धनवान हो गया। एक दिन साधु सोचने लगा, इस सब की देखरेख करने के लिए पत्नी का होना तो बहुत जरूरी है। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब साधु शादी कर लेता है और बड़े आराम से अपना जीवन जीने लगता है। वो अपने गुरु की सारी बताई बातें भूल चुका था। वो अब सांसारिक जीवन में व्यस्त हो चुका था।
कुछ दिनों बाद साधु के गुरु तीर्थ यात्रा से लौटे और अपनी कुटिया के पास आ पहुंचे और एक बड़ा घर देखकर सोचने लगे, मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना। मेरे शिष्य की छोटी सी कुटिया कहाँ गई? लगता है किसी अमीर आदमी ने बेचारे मेरे शिष्य को भगाकर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। तभी गुरु को बाहर एक नौकर दिखाई दिया तो गुरु ने उससे पूछा, भले आदमी, यहाँ एक साधु रहता था। क्या तुम्हें पता है कि अब वो कहाँ रहता है? साधु? इतने में उस नौकर का मालिक साधु वहां पहुंच जाता है और गुरु को देखकर, गुरुदेव आप? साधु दौड़ते हुए आगे बढ़ा और गुरुजी के चरण में जा गिरा। बेटा, ये सब क्या है? मैंने तो तुम्हें सादा जीवन बिताने की शिक्षा दी थी। मेरे लौटने पर तो मैं तुम्हें धन दौलत से घिरा पा रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ? गुरुदेव, ये सब मेरी एक लंगोटी के कारण हुआ है। उस चूहे से बचने के लिए मुझे एक बिल्ली चाहिए थी और फिर उसके बाद तो आवश्यकताएं बढ़ती ही गई। मुझे क्षमा करना गुरुदेव। देखा दोस्तों, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है, हमें कहाँ होना चाहिए। जैसे इस साधु के साथ हुआ, इसीलिए हमेशा हमें हमारी ज़रूरतों को कम रखना चाहिए और हमेशा अपने सिद्धांतों के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होते ही दूसरी आवश्यकता बाहर सर निकाले हमारे राह में खड़ी होती है। इसीलिए हमेशा हमें सही मायनों में किस चीज़ की आवश्यकता है उसका ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन के मूल सिद्धांतों के ऊपर ही चलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। शारदा बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। सुहानी भी स्कूल में पढ़ा करती थी। उसका क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी माँ शारदा बहुत खुश हुआ करती थी। शारदा के पति संजय एक दुकान में काम किया करते थे। उसकी महीने की तनख्वाह में सुहानी की स्कूल की फीस और घर के कुछ काम ही हुआ करते थे। शारदा और संजय दोनों मिलकर घर अच्छी तरह से संभाला करते थे। एक दिन संजय बहुत बीमार पड़ जाता है। शारदा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। डॉक्टर, इन्हें देखिए ना क्या हुआ है। रात से बुखार आया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, मुझे देखने दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर संजय को चेक करते हैं। संजय को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, मगर आपको आराम की सख्त जरूरत है। शरीर में खून की कमी और थकावट के कारण आपको बुखार आया है, इसलिए आपको 1 महीने तक आराम करना होगा। जी डॉक्टर। अब संजय और शारदा घर चले जाते हैं। घर जाते ही शारदा संजय से, अजी, आप आज से काम पर नहीं जाएंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे। शारदा, मैं घर पर रहूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। ठीक है शारदा, तुम कह रही हो तो मैं 1 महीना घर पर आराम करता हूँ। जी। शारदा अब अपना काम करने चली जाती है। सुहानी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती है और उसके पिताजी का ख्याल रखती है। शाम के समय शारदा घर पर आकर खाना बनाती है और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा, आज काम ज्यादा था क्या? नहीं तो। तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा खाना खाकर जल्दी काम करके सो जाती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। शारदा की इन सब में बहुत खिंचातान हुआ करती थी। शारदा की दिन भर की कसरत देख संजय को बहुत बुरा लगता है। एक दिन संजय शारदा से, शारदा, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। आप घर पर रहकर आराम कीजिए और 10 दिन बाद काम पर चले जाना। संजय अब 10 दिन बाद काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद दुकान मालिक संजय से, अरे संजय, तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे? काम पर भी नहीं आए? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे आराम कर रहा था। संजय, मगर अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीना हो गया तो मैंने काम पर दूसरा आदमी रख लिया है। मगर मालिक, मेरी नौकरी, मैं तुम्हारे लिए मेरा काम धंधा तो नहीं छोड़ सकता ना? ठीक है मालिक, चलता हूँ। जी। संजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर संजय सोच में डूबा देख, क्या हुआ, आज जल्दी काम से घर पर आ गए? मेरी नौकरी चली गई है शारदा।
मालिक को तो पता था ना कि आप बीमार हो, फिर भी काम से निकाल दिया। शारदा, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। आपने आगे क्या करने का सोचा है? नौकरी तो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ धंधा ही शुरू करूँ। विचार तो अच्छा है, मगर हम बेचेंगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कोई खाने की चीज की ही रेडी लगा दी जाए, उससे हमारा खर्चा भी कम होगा और शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, हम रेडी पर भजिया बेचेंगे। मेरे हाथ के भजी सबको पसंद है। ठीक है, हम भजियों की रेडी लगाएंगे। आज मैं किराए पर रेडी मिलती है क्या देख कर आता हूँ, और कल से हम काम शुरू कर देंगे। जी। ऐसा कहकर संजय रेडी किराए पर देखने चला जाता है और संजय को रेडी किराए पर मिल जाती है। उसे लेकर संजय घर चला जाता है और अगले दिन सारा सामान लेकर शहर के चौक में खड़ा रहता है, जहाँ बहुत से लोग आया जाया करते थे। आज शारदा ने काम से छुट्टी ली थी। आज शारदा संजय के साथ पकोड़े बनाने आई थी। आज दोपहर हो गई, मगर उनके रेडी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये देख शारदा संजय से, अजी, हम सुबह से खड़े हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। सब्र करो शारदा, एक ही दिन में कोई हमारे रेडी पर भजी खाने नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोच रही थी कि कुछ भजी बनाकर रखूं। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े थोड़े खा लेंगे। ठीक है, बनाओ। तुम्हें जो पसंद है वो भजी बनाओ। ऐसा कहकर शारदा कांदा भजी बनाने लगती है। कांदा भजी का सुगंध चारों ओर फैलता है और उस सुगंध से बहुत से लोग वहां आते हैं। ये देख संजय शारदा से, शारदा, कितने लोग हमारे रेडी पर आए। हाँ, देख रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया, मुझे एक प्लेट कांदा भजी देना। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय एक प्लेट में कांदा भजी और उसके साथ चटनी डाल के देता है। दुकान पर खड़ा आदमी भजी खाकर देखता है और कहता है, अरे भैया, भजिया तो बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे 2 प्लेट और पैक करके दे दो। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय 2 प्लेट भजी पैक करवा के देता है। उसके साथ बहुत से लोग उस रेडी पर आते हैं। आज कांदा भजी होने के कारण बहुत से लोग रेडी पर आए और भजी खरीद के चले गए। ये देख शारदा बहुत खुश हो गई। शारदा संजय से, आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारी रेडी पर इतने सारे लोग आएंगे। हाँ शारदा, कल से हम अलग अलग भजिया रखेंगे। हाँ। दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। आज उनका धंधे का पहला ही दिन था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा धंधा हो सकेगा। अगले दिन शारदा और संजय बहुत सारा सामान लेकर चले जाते हैं। वह अलग अलग प्रकार के भजी बनाकर रखते हैं। वो भजी देख लोग उनके रेडी पर आते हैं। सुशीला शारदा से, शारदा, तुमने भजी की रेडी कब से शुरू कर दी? कल से ही शुरू किया है। तुम्हें क्या दूं? मुझे तुम्हारे हाथ की भजिया दे दो। ठीक है, अलग अलग देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सुशीला को भजी पैक करके देती है। सुशीला भजी लेकर चली जाती है। तभी एक बड़ा व्यापारी शारदा की भजी खाने आता है। अरे भाई, मुझे 2 प्लेट भजी दे देना। अभी देता हूँ सेठ जी। ऐसा कहकर सेठ जी को संजय मिर्च की भजी, कांदा भजी और बटाटा भजी दे देता है। सेठ जी वो भजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो संजय से, अरे भाई, भजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे हाथ की। मुझे मेरे होटल के लिए ऐसी ही भजिया चाहिए। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज भजी ला कर दोगे? हाँ सेठ जी, मैं हर रोज आपके होटल में भजिया ला कर दूंगा। आप आपके होटल का पता मुझे दे दो। संजय ऐसा कहता है। तभी सेठ जी उसके हाथ में उसका कार्ड थमा देते हैं और उसे कल के एडवांस पैसे भी दे देते हैं। ये देख संजय, धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी अब वहाँ से चले जाते हैं। संजय भजी की ऑर्डर हर रोज पूरी किया करता था। शारदा ने भी घर घर जाकर काम करना छोड़ दिया था। वो भी संजय के साथ भजी बनाने में उसकी मदद किया करती थी और दोनों मिलकर धंधा अच्छी तरह से संभाल रहे थे। उनकी दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। अब संजय ने खुद का दुकान खरीद लिया था, जिसमें उन्होंने भजी का धंधा शुरू कर दिया था। शारदा के हाथों को बहुत स्वाद था, इसीलिए उसे भजी वाले के नाम से पहचाना जाने लगा। भजियों का बिजनेस उन्हें बहुत तरक्की की राह पर लेकर गया। रघु के पाव भाजी की एक गाड़ी थी। वो बाजार के बीचों बीच होने के कारण सभी लोग उसके पाव भाजी के ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए आया करते थे। तभी आनंद रघु से, अरे रघु भाई, मेरे लिए बढ़िया एक चीज पाव भाजी बना दो। हाँ भाई, अभी बना देता हूँ। रघु आनंद को गर्मा गर्म चीज पाव भाजी बना कर देता है।
और आनंद रघु से, अरे रघु भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मैंने ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी आज तक नहीं खाई। रघु के ग्राहकों को रघु के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद थी। उसकी पाव भाजी का स्वाद दूसरे दुकानों या फिर ठेलों पर ना मिलने की वजह से रघु के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रघु पाव भाजी बनाने की सामग्री के लिए सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाया करता था और ताजी सब्जियां लाता था, और घर जाते समय रघु मक्खन खरीदता था। इन्हीं सारी अच्छी चीजों से रघु का धंधा अच्छा चल रहा था और उसके खाने में स्वाद भी बहुत आया करता था। रघु अपनी पाव भाजी की प्लेट 25 रुपए से बेचता था और उसके ग्राहक भी बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खाया करते थे। रघु का एक दोस्त था गिरिधर। गिरिधर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो घर घर जाकर अपने ठेले पर फल बेचा करता था। अगर बहुत से फल बेचने के बाकी रह गए तो रघु के ठेले के पास अपने फलों का ठेला लगवा देता था। रघु और गिरिधर एक दूसरे के सामने आते तो हमेशा ही बातें किया करते थे। तभी एक दिन गिरिधर बातें करते करते रघु से, अरे रघु भैया, आपकी पाव भाजी तो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। उसका स्वाद तो जैसे मुंह में ही रह जाता है। अरे गिरिधर, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारे फल भी अच्छी तरह से बेचे जा रहे हैं ना? अरे हाँ रघु भाई, मेरे फल भी बहुत अच्छी तरह से बेचे जाते हैं। मैं तो रात के समय ही बाजार में जाकर फल खरीद कर लाता हूँ और दिन भर वही बेचता हूँ। रात के समय बाजार जाने पर मुझे बहुत सस्ते में फल मिल जाते हैं। क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ, हम बाजार में जाते हैं और फल और सब्जियां खरीद कर लाते हैं। रघु थोड़ा मन में सोचकर गिरिधर से, ठीक है चलो, तो मैं आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। रात के समय रघु और गिरिधर अपना ठेला बंद करके बाजार चले जाते हैं। वहां जाकर देखा तो बाजार में बहुत भीड़ थी और सब्जियां बहुत कम दामों में बेची जा रही थी। ये देख रघु गिरिधर से, अरे गिरिधर, यहाँ तो सब्जियां कितनी सस्ती मिल रही है। मैं यही सब्जियां सुबह महंगे दामों में खरीदता हूँ। अरे रघु भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। देखो, अब मुनाफा ही मुनाफा। रघु ने उसको प्रतिदिन लगने वाली सब्जियां आधे दामों में खरीद ली और गिरिधर ने भी कल बेचने के लिए कुछ फल खरीद लिए। वो दोनों बाजार से घर चले जाते हैं। अगले दिन रघु ने उन्हीं सब्जियों से पाव भाजी बनाई। लोगों को पाव भाजी में फर्क समझ ना आने के कारण वो बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खा रहे थे। ये देख रघु मन में, मेरे ग्राहकों को तो टेस्ट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं वही सब्जियां लेकर पाव भाजी बना सकता हूँ। रघु अब हर रोज सस्ते दाम से ही सब्जियां खरीदता था और उनके पाव भाजी बनाया करता था। उसके मन में दिन ब दिन लालच आने लगा। रघु का मुनाफा भी बहुत बढ़ने लगा था। ये देख रघु बेहद खुश था। उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। एक दिन रघु के ठेले पर एक आदमी आया और रघु से, अरे रघु भाई, मैं तुम्हारे ठेले से हर रोज पाव भाजी लेकर जाता हूँ। मेरा परिवार हर रोज तुम्हारी बनाई हुई पाव भाजी खाते हैं। मेरे बच्चों को तो तुम्हारी पाव भाजी खाकर फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर ने बताया है कि ये सब बाहर की पाव भाजी खाने की वजह से हुआ है। रघु उस आदमी की बातें सुनकर बहुत डर जाता है और रघु उस आदमी से, मैंने तो पाव भाजी अच्छी बनाई थी और बाकी के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम कैसे आया? अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी पाव भाजी बहुत अच्छी है। उस आदमी की बातें सुन रघु के ग्राहकों ने अपने हाथ में ली हुई प्लेटें नीचे रख दी और वहाँ से चल दिए। रघु अपने ग्राहकों को जाता देख उनको बहुत आवाज देता है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो अपने ग्राहकों को जाता देख मन में बहुत उदास हो जाता है और वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर उसने गिरिधर की बातें क्यों सुनी। गिरिधर की बातें सुन रघु ने खुद का नुकसान कर लिया था। रघु की स्वादिष्ट पाव भाजी अब लोग खाने के लिए नहीं आते थे। वो मन ही मन खुद को बहुत कोसता था। रघु की लालच की वजह से उसने खुद का नुकसान कर लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। थोड़े से पैसों के लालच में कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए।